हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डीसी मशीन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपके जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और टारगेट ये रखना है हम लोगों को कि जो भी इसमें क्वेश्चन है उसको फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम भी होने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। इसमें आपके डीसी मशीन के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आपको अलग टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोर कोर का लेमिनेशन आमतौर पर बना होता है। कोर का जो लेमिनेशन होता है वो आमतौर पर बना होता है। तो कोर का जो लेमिनेशन होता है किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट आपको जो भी होगा वो, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो आप जल्दी से सभी पॉइंट्स और जो भी है उसको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मशीन की मोटाई लेमिनेशन की मोटाई है। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मशीन की लेमिनेशन की मोटाई है? तो 0.5 mm, 0.5 mm, 0.5 mm डीसी मशीन की लेमिनेशन की मोटाई है। जो लेमिनेशन जो कोर होते हैं उनके ऊपर लेयर होता है, लेमिनेट किया जाता है, ठीक है। वो कितने mm मोटा होता है? तो वो आपका 0.5 mm मोटाई का होता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कि रोटर शाफ्ट का सपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बेरिंग आम तौर पर होते हैं। उपयोग किए जाने वाले बेरिंग जो शाफ्ट के दोनों साइड लगे होते हैं, जिसके सहारे रोटर आर्मेचर क्या करता है? आपका शाफ्ट के सहारे जो आर्मेचर जो होता है वो रोटेट करता है। वो बेरिंग जो लगे होते हैं वो आम तौर पर होते हैं। बेरिंग जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं? बॉल बेरिंग। क्या होते हैं वो? बॉल बेरिंग होते हैं। नेक्स्ट आपका है डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेट किया जाता है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेट किया जाता है ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए जनरेटर आर्मेचर को लेमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निर्भर करता है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निर्भर करता है कंडक्टर की लंबाई पर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल पर, कंडक्टरों की संख्या पर और उपयुक्त सभी पर, ठीक है। प्रतिरोध जो होगा वो आपका R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए सभी पर, लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी निर्भर करता है और कंडक्टरों की संख्या। तो जितने कंडक्टर आप ज्यादा होगा उसकी लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट आपका है डीसी जनरेटर के फील्ड क्वाइल्स आमतौर पर बने होते हैं। डीसी जनरेटर के फील्ड क्वाइल्स आमतौर पर बने होते हैं। जल्दी कमेंट करके बताइए कि डीसी जनरेटर के फील्ड क्वाइल्स जो होते हैं, मेन फील्ड जो होता है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो किसका होता है? आपका तांबा का। किसका होता है? कापर का वाइंडिंग किया होता है, कापर का बना होता है। नेक्स्ट है आपका कि एक 4 पोल डीसी मशीन में एक 4 पोल डीसी मशीन में 4 पोल का डीसी मशीन है, उसमें क्या होगा? चारों ध्रुव उत्तर ध्रुव होंगे, अल्टरनेट उत्तर दक्षिण ध्रुव, चारों ध्रुव दक्षिण होंगे, 2 ध्रुव दक्षिण और 2 ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर क्या होगा आपका कि अल्टरनेट ध्रुव उत्तर और दक्षिण, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ पर जो भी आपके पोल होंगे यहाँ पर ये आपके अल्टरनेट एन एस बने होते हैं, ठीक है। एन होगा तो एस, फिर ये एन हो जाएगा और फिर क्या होगा? तो अल्टरनेट उत्तर और दक्षिण पोल होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर जुड़े होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? तांबे की लग्स प्रतिरोध तारों से, इंसुलेशन पैड से, ब्रिजिंग से। किससे जुड़े होते हैं? कमेंट करके बताइए किससे जुड़े होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
एक कम्यूटेटर में एक कम्यूटेटर में एक कम्यूटेटर में तांबा अभ्रक की तुलना में कठोर है, अभ्रक तांबा समान कठोर है, अभ्रक तांबा की तुलना में कठोर है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आपको ही ये भी क्वेश्चन आपको ही बताना है कि एक कम्यूटेटर में, कम्यूटेटर जो होता है वो किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। और यह आपका मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है और हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ठीक है। और इस कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में क्या भरा होता है, आपका माइका। क्या भरा होता है, माइका वही अभ्रक भरा होता है। अब आपको इतना सारा बता दिए हैं, अब इसमें से आप कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहां पर है कि डीसी जनरेटर में पोल शू को पोल कोर द्वारा फास्टेंडेड किया जाता है, फास्टेंडेड किया जाता है रिवेट्स के, काउंटर स्नक्स स्क्रू द्वारा, व्रेजिन द्वारा, वेल्डिंग्स। किसके द्वारा डीसी जनरेटर को पोल शू को फिट किया जाता है, किसके द्वारा फिट किया जाता है, तो काउंटर संक्स स्क्रू द्वारा, काउंटर संक्स स्क्रू द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो पोल शू होते हैं उसको काउंटर संक्स स्क्रू पेच द्वारा लगाया जाता है, फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि स्व उत्तेजित जनरेटर, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की तुलना में एक अलग रूप से उत्तेजित जनरेटर है, एक अलग रूप से उत्तेजित जनरेटर है कि जो विशेषताएं होंगी, बेहतर वोल्टेज नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, अधिक स्थिर है, लोड करंट का स्वतंत्र प्रवाह है और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहां पर कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए, प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए, प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार जब प्रेरित ईएमएफ की दिशा में मध्यमा उंगली इंगित करती है तो तर्जनी पीछे की दिशा में क्या इंगित करेगी, क्या इंगित करेगी, कौन सा नियम है, दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, अंगूठा जो है वो बल की या दिशा, बल या गति की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, और ये लगता है किसके लिए, जनरेटर के लिए। ये आपका बी की दिशा को व्यक्त करेगा और ये आपका आई की दिशा यानी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्यमा अंगुली किसकी दिशा को, प्रेरित ईएमएफ की दिशा को व्यक्त कर रही है, और यहाँ पर मध्यमा अंगुली की दिशा को व्यक्त कर रही है। और क्या दिया है यहाँ पर, ईएमएफ की खोज अनुसार जब प्रेरित ईएमएफ की दिशा और मध्यमा अंगुली इंगित करती है, तर्जनी पीछे की दिशा में इंगित करेगी। तो किसकी दिशा में इंगित करेगी आपकी, देखिए ये आपका बल की दिशा, तो कंडक्टर की गति की दिशा तो व्यक्त नहीं करेगी, बल की रेखाएं उपरोक्त दोनों में से कोई भी, उपरोक्त दोनों में से कोई भी दिया है। और लास्ट आपका ऑप्शन दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको व्यक्त करता है, आपकी तर्जनी जो होती है वो तर्जनी किसको व्यक्त करती है, बल रेखाएं को, किसे व्यक्त करती हैं, बल रेखाएं के। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डीसी मशीन में आयरन लॉस किसके बदलाव से स्वतंत्र होता है, डीसी मशीन में आयरन लॉस किसके बदलाव से स्वतंत्र होता है, किसके बदलाव से स्वतंत्र होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए किसके बदलाव से स्वतंत्र होता है। गति के लिए, भार के लिए, वोल्टेज के लिए और गति और वोल्टेज के लिए, किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, लोड के लिए, किसके लिए होता है, लोड के लिए। नेक्स्ट प्रेरित ईएमएफ की दिशा के बारे में फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम संबंधी है, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल किस नियम से संबंधित है, किस संबंधी है, आपको इसमें चेक करके बताना है। जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, जल्दी बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चुंबकीय प्रवाह गति की दिशा, ईएमएफ की दिशा प्रेरित किया,
सॉरी, यहाँ पर चुंबकीय प्रवाह, गति की दिशा और ईएमएफ प्रेरित की दिशा, ठीक है। इसे एफबीआई के नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और प्रेरित ईएमएफ की दिशा अप्लाई करते समय अंगूठे की ओर इशारा करता है। अंगूठा किसकी ओर इशारा करता है? किसकी ओर इशारा करता है? अंगूठा किसकी ओर इशारा करता है? तो अंगूठा जो है वो कंडक्टर की गति की दिशा और अगर तर्जनी प्रवाह की ओर इशारा करती है तो, ठीक है। वैसे आपका अगर वन लाइन में पूछा जाए तो दाएं हाथ में जो आपका अंगूठा जो है वो गति की दिशा को व्यक्त करता है। यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम ईएमएफ की दिशा में अप्लाई करते समय, ईएमएफ की दिशा में अप्लाई करते समय अंगूठे की ओर इशारा करता है। तो कंडक्टर की दिशा, गति की दिशा अगर तर्जनी प्रवाह की ओर इशारा करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डीसी जनरेटर में तेजी से ब्रश वेयर होने के कारण हो सकता है। होने का कारण हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा? गंभीर स्पार्किंग, रफ कम्यूटेटर सरफेस, अपूर्ण संपर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा होगा। नेक्स्ट, लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या हमेशा होती है। लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या हमेशा होती है। लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या हमेशा होती है। ए इक्वल टू क्या होता है? पी, पोल्स की संख्या के समान, पोल्स की संख्या के समान। और लैप वाइंडिंग कब किया जाता है? लैप वाइंडिंग लो वोल्टेज और हाई करंट, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि एक डीसी जनरेटर के लिए पोल्स की संख्या और आर्मेचर की संख्या तय की जाती है। पोल्स की संख्या और आर्मेचर की संख्या तय की जाती है तो कौन सा वाइंडिंग उच्च ईएमएफ देगा? कौन सा वाइंडिंग उच्च ईएमएफ देगा? कौन सा वाइंडिंग उच्च ईएमएफ देगा? वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग क्या देगा? उच्च ईएमएफ देगा, क्योंकि लैप वाइंडिंग क्या होता है? अभी मैंने बताया लो वोल्टेज, और किसके लिए होता है? हाई करंट के लिए। तो अगर यहाँ पर लो वोल्टेज की आवश्यकता है, लो वोल्टेज की आवश्यकता है, लैप वाइंडिंग होगा। और हाई वोल्टेज की आवश्यकता है, उच्च ईएमएफ की आवश्यकता है, तो वेव वाइंडिंग क्या होता है? हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए होता है। डीसी मशीन में कॉपर ब्रश उपयोग किया जाता है। डीसी मशीन में कॉपर ब्रश उपयोग किया जाता है। तो डीसी मशीन में कॉपर ब्रश उपयोग किया जाता है जहां कम वोल्टेज और उच्च धाराएं शामिल हैं। जहां लो वोल्टेज और उच्च करंट रहती है वहां पर कॉपर ब्रश का उपयोग किया जाता है। डीसी मशीनों के मामले में यांत्रिक नुकसान प्राथमिक कार्य है। यांत्रिक नुकसान प्राथमिक कार्य है। यांत्रिक नुकसान प्राथमिक कार्य है। तो यांत्रिक नुकसान किसकी वजह से होता है? स्पीड के कारण, चाल के कारण, ठीक है। वेल्डिंग जनरेटर होता है, वेल्डिंग जनरेटर होता है, वेल्डिंग जनरेटर होता है लैप वाइंडिंग। वेल्डिंग जनरेटर किसमें होता है आपका? लैप वाइंडिंग, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए होता है। वेल्डिंग के लिए हाई करंट का जो होना जरूरी है। डीसी मशीन वाइंडिंग के मामले में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। आर्मेचर कॉइल्स की संख्या, आर्मेचर कॉइल के पक्षों की संख्या, आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या, आर्मेचर की संख्या बदल जाती है। आर्मेचर की संख्या बदल जाती है। यहाँ पर क्या होगा? डीसी मशीन के मामले में, डीसी मशीन वाइंडिंग के मामले में
कम्यूटेटर सेगमेंट की जो संख्या होगी वो आपकी आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होती है। किसके? आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट, डीसी मशीनों की प्रयोगशाला के लिए कौन सी डीसी आपूर्ति के प्रकार उपयुक्त होंगे? कौन सी डीसी आपूर्ति के प्रकार प्रयुक्त होंगे? रोटरी कन्वर्टर, पारा रेक्टिफायर है, इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट, तुल्यकालिक मोटर डीसी जनरेटर सेट। तो कौन सा होता है? इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट। इसको हम लोग एमजी सेट भी कहते हैं। ठीक है। डीसी मशीन में पोल शू का कार्य है। डीसी मशीन में पोल शू का कार्य है। डीसी मशीन में पोल शू का कार्य है। यहां पर ये आपका है पोल शू, पोल शू, और ये है पोल फेस। क्या ये पोल फेस कहा जाता है, और ये हो गया आपका पोल शू। तो पोल शू किस लिए होता है? मैग्नेटिक पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, समान फ्लक्स घनत्व को प्राप्त करने के लिए तथा फ्लक्स को फैलाने के लिए पूरा आर्मेचर से आपके संपर्क में रहता है। ठीक है। फील्ड कॉइल को सपोर्ट करने के लिए, उपरोक्त सभी कार्यों का निर्वहन करने के लिए। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, लैप वाइंडिंग के मामले में रिजल्टेंट पिच होता है। लैप वाइंडिंग के मामले में रिजल्टेंट पिच होता है आगे और पीछे पिचों का अंतर। ठीक है। फॉरवर्ड पिच और बैक पिच के अंतर के बराबर होता है। नेक्स्ट यहां पर, एक डीसी वेल्डिंग जनरेटर है। एक डीसी वेल्डिंग जनरेटर है, कमेंट करके बताइए। एक डीसी वेल्डिंग जनरेटर है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहां पर है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी सर्किट को करंट दिया जाता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी सर्किट को करंट दिया जाता है, और बाहरी सर्किट को करंट दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? कम्यूटेटर से। किससे दिया जाता है? कम्यूटेटर से, जो मैकेनिकल रेक्टिफायर है। और आर्मेचर में सदैव क्या होता है? एसी जनरेट होता है। ठीक है, एसी। और कम्यूटेटर इसको डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट में देता है कार्बन ब्रश के सहारे। डीसी मशीनों के ब्रश बने होते हैं। डीसी मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन, नरम तांबा, हार्ड कॉपर, उपयुक्त सभी। किसके बने होते हैं? डीसी मशीन के ब्रश बने होते हैं कार्बन के। किसके बने होते हैं? कार्बन के। ठीक है। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर आम तौर पर बनाया जाता है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर आम तौर पर बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों के संतोषजनक कम्यूटेशन के लिए आवश्यक है। डीसी मशीनों के संतोषजनक कम्यूटेशन के लिए आवश्यक है। कम्यूटेशन के लिए आवश्यक है। ब्रश उचित ग्रेड और आकार का होना चाहिए। ब्रश धारकों में आसानी से चलना चाहिए, और स्मूथ कॉन्सेंट्रिक कम्यूटेटर ठीक से अंडर कट होना चाहिए। कौन सा होगा इसमें? सभी आपके करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं। किससे? तांबे की लक्स से। ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, तांबे की लक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है उत्पन्न वोल्टेज बढ़ाने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए, शॉर्टर एंड कनेक्शन की वजह से तांबे को बचाने के लिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पर फाइनल आपका डी ऑप्शन।
दो या दो से अधिक डीसी मिश्रित जनरेटर के समांतर संचालन के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले जनरेटर का वोल्टेज बस बार के समान होना चाहिए, आने वाले जनरेटर की ध्रुवता बस बार के समान होनी चाहिए, सभी सीरियल फील्ड के समांतर कनेक्शन के माध्यम से समांतर में चलाया जाना चाहिए और सभी जनरेटर के सीरीज फील्ड या तो पॉजिटिव साइड या तो आर्मेचर नेगेटिव साइड होना चाहिए। सभी जनरेटर के सीरीज फील्ड हैं या तो पॉजिटिव के साइड जुड़े होंगे या आर्मेचर के नेगेटिव साइड पर होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आपका डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यदि बी फ्लक्स घनत्व है, कंडक्टर की लंबाई L है और कंडक्टर का वेग V है तो प्रेरित ईएमएफ द्वारा दिया गया तो क्या हो जाएगा VLV। F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर VLV साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा नहीं तो क्या हो जाएगा BLV, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 4 पोल डीसी जनरेटर के मामले में 16 कॉइल के साथ 2 लेयर वाइंडिंग लैप वाइंडिंग में के लिए साथ दिया गया पोल पिच क्या होगा। कितने कॉइल्स है 16 कॉइल्स, टोटल कितने हैं 16 कॉइल। पोल की संख्या कितनी है, पोल की संख्या आपकी 4, तो यहाँ पर पोल पिच होता है, पोल पिच टोटल नंबर ऑफ स्लॉट जो होंगे वो कॉइलों के कितने हैं 16 और अपान में ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4। और कितने के लिए है ये 2 लेयर के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर के में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या समान होगी कब। डीसी जनरेटर में मैकेनिकल जो डिग्री है एम थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिकल डिग्री कब समान होती है, तो यहाँ पर सूत्र होता है P/2 पोलों की संख्या इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पोल को अगर 2 रख देंगे तो यहाँ पर मैकेनिकल डिग्री जो है वो इलेक्ट्रिकल डिग्री के क्या हो जाएगा समान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी पोल की संख्या 2, पोल की संख्या क्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट यहाँ पर है परमियंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, परमियंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, फ्लक्स घनत्व रिलक्टेंस एम्पियर टर्न्स प्रतिरोध क्या होगा। कमेंट करके बताइए क्या होगा। नेक्स्ट आपका है डीसी में इंटरपोल की ध्रुवीयता उत्पन्न करता है, डीसी में इंटरपोल की ध्रुवीयता उत्पन्न करता है, डीसी में इंटरपोल की ध्रुवीयता उत्पन्न करता है, डीसी में इंटरपोल की ध्रुवीयता उत्पन्न करता है आगे के मुख्य ध्रुव के समान, पूर्ववर्ती पोल के समान, आगे के मुख्य ध्रुव के विपरीत, उपरोक्त सभी। तो किसके समान होता है आपका, तो ये आगे के मुख्य ध्रुव के समान, आगे के मुख्य ध्रुव के समान डीसी में इंटरपोल की ध्रुवता, जो आपके पोल लगे होते हैं पोल के बीच में। ठीक है, यहाँ पर कोर के योग के सहारे आपका इंटरपोल लगा होता है। ठीक है, तो अगर इसमें एन होगा तो इसमें भी क्या होगा एन होगा, फिर एस होगा तो इसमें क्या होगा एस होगा इंटरपोल में, फिर एन, ये भी एन हो जाएगा, फिर इसमें एस और एस होगा। ठीक है, तो ये आगे ध्रुव के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी इसमें अगर एस होगा तो इसमें आगे ध्रुव के समान एस हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा इसमें एन हो जाएगा। ठीक है, अगले ध्रुव के आगे ध्रुव के अल्टरनेटली बदलता रहता है। नेक्स्ट आपका होगा ईएमएफ डीसी जनरेटर में उत्पन्न करने के लिए सीधे अनुपातिक होता है, ईएमएफ डीसी जनरेटर में उत्पन्न करने के लिए सीधे समानुपातिक होता है। तो जनरेटर में उत्पन्न करने के लिए ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, आर्मेचर गति के, किसके समानुपाती होता है, आर्मेचर गति के। नेक्स्ट यहाँ पर है कि डीसी ईएमएफ के लिए होता है E बराबर Z∅NP बटा में 60A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पोल्स की संख्या के भी समानुपाती होता है, स्पीड के भी समानुपाती होता है, फ्लक्स के भी समानुपाती होता है, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट यहाँ पर डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस MNA, दूसरा जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस GNA के साथ मेल खाता है जब कोई भार नहीं हो। क्या हो, डीसी जनरेटर पर जब कोई लोड नहीं होता है तो MNA GNA क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को माना जाता है रेक्टिफायर, प्राइम मूवर, घूर्णन एम्पलीफायर, पावर पंप। क्या माना जाता है, घूर्णन एम्पलीफायर, रोटेशन एम्पलीफायर। नेक्स्ट, किसी भी घूमने वाली डीसी मशीन में जो भाग कंडक्टरों को रखता है और जिसमें ईएमएफ प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है उसको, स्टेटर। स्टेटर नहीं होगा, जिसमें भाग कंडक्टरों को रखा जाता है वो क्या होता है, आर्मेचर में क्या होता है, कंडक्टर रखे जाते हैं। डीसी मशीन में स्टेटर नहीं होता है, मेनफील्ड पोल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में स्ट्रे लॉस किसका योग होता है। डीसी मशीन में स्ट्रे लॉस किसका योग होता है, डीसी मशीन में स्ट्रे लॉस किसका योग होता है, तो आयरन लॉस प्लस यांत्रिक लॉस, मैकेनिकल लॉस के, ठीक है, ये दोनों के योग के बराबर होता है आपका स्ट्रे लॉस। नेक्स्ट, लैप वाइंडिंग के मामले में रिजल्टेंट पिच होगा। लैप वाइंडिंग के मामले में रिजल्टेंट पिच होता है, लैप वाइंडिंग के मामले में रिजल्टेंट पिच होता है आगे और पीछे पिचों का अंतर। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है कि डीसी जनरेटर के निम्नलिखित घटकों में से कौन सी डीसी जनरेटर प्रत्यक्ष धारा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो प्रत्यक्ष यानी डीसी रूप से, डायरेक्ट रूप से कौन सी निभाती है, कम्यूटेटर जो है यही एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आपका दिया है कि ईएमएफ बताना है डीसी शंट जनरेटर में आर्मेचर में प्रेरित जो वोल्टेज है ये कितना दिया है, आपका है 600 वोल्ट। क्या दिया है, आर्मेचर में। प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध कितना दिया है, RA इक्वल टू 0.1 ओम। आर्मेचर करंट दिया है IA इक्वल टू 200 एम्पियर। कितना दिया है, 200 एम्पियर। तो यहाँ से जब मान निकालेंगे टर्मिनल वोल्टेज तो V इक्वल टू EB माइनस क्या होता है, IARA। पिछले वीडियो में इसका हम KVL लगा करके समीकरण प्रूफ किए थे। EB का मान कितना है, 600। आर्मेचर करंट कितना है, 200 गुणे प्रतिरोध 0.1, तो 600 माइनस ये गुणा करेंगे 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 580 वोल्ट। कौन सा हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में क्रिटिकल रेजिस्टेंस के प्रतिरोध को संदर्भित करता है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्रांतिक प्रतिरोध को संदर्भित करता है, कौन सा, फील्ड। कौन संदर्भित करता है, फील्ड। नेक्स्ट है आपका, डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। लैप वाइंडिंग याद कर सकते हैं ट्रिक के तौर पे, LV। तो अगर एक लो वोल्टेज हुआ तो दूसरा क्या होगा, हाई करंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज और हाई करंट। लो वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज और हाई करंट, ठीक है। नेक्स्ट, दो डीसी जनरेटर ए और बी हैं। देखिए, दो डीसी जनरेटर हैं ए और बी, ठीक है। पोल की संख्या कितनी है, पोल की संख्या है 6। एक में है वेव बाउंड, एक ए वाले में क्या है, वेव बाउंड। ए में है वेव बाउंड, ठीक है। तो वेव बाउंड में क्या होता है, ए इक्वल टू 2। और इसमें दिया है कि जबकि बी में है लैप बाउंड, बी में क्या है, लैप बाउंड, बी में है लैप बाउंड, तो इसमें होता है ए इक्वल टू पी, ठीक है। पूछा है कि ईएमएफ का अनुपातिक क्या होगा ए और बी में। E इक्वल टू होता है Z∅NP बटा में 60A, Z∅NP बटा में 60A होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि अगर हम इसको E1 मान लें
और ये सब बराबर है, ये तो कटेगा ही। अगर मान लीजिए कि हम इसमें E2 से भाग दे दें तो Z5NP बटा में क्या हो जाएगा 60 है। इसको A1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं A2 वाइंडिंग के अनुसार। ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो E1 अपान में हो जाएगा E2 और A2 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा A1, ठीक है। तो यहाँ पर E1 मानने से बेहतर है कि आप इसमें A और ये किस क्या मान लें B, AB के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा B के लिए और ये हो जाएगा किसके लिए A के लिए। तो यहाँ पर B AB का जो मान रखेंगे, AB किस में जुड़ा है, B के लिए किस में जुड़ा है, लैप बॉन्ड। तो लैप बॉन्डिंग में A बराबर क्या होता है P, यानी A के स्थान पर P रखेंगे, ठीक है। और ये तो सेम उसके क्या होता है, A इक्वल टू कितना होता है 2। तो यहाँ पर P का मान, पोल्स की संख्या कितना दिया 6 बटा में 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 बटा में 1। तो यहाँ पर A संबंध है EB इक्वल टू 3 संबंध कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर B करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के ब्रश के लिए वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होने की उम्मीद की जा सकती है। वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होने की उम्मीद की जा सकती है किसके लिए, तो धातु ग्रेफाइट ब्रश के लिए। ग्रेफाइट ब्रश के लिए वोल्टेज ड्रॉप कम होने की उम्मीद की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि एक शंट वाउंड डीसी जनरेटर द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है जबकि पोल फ्लक्स स्थिर है। जनरेटर गति दोगुना कर देंगे तो कितना ईएमएफ होगा, तो ईएमएफ जो है वो जनरेटर की गति के समानुपाती होता है। तो जब गति को आप दोगुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2 गुना। इसके लिए 2E B करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कम्यूटेटर ब्रश के लिए सामग्री आमतौर पर है। कम्यूटेटर ब्रश के लिए सामग्री आमतौर पर है। कम्यूटेटर ब्रश के लिए सामग्री आमतौर पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन। और हाई करंट, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए होता है तो वहां पर कठोर तांबे का ब्रश उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ रिपल्स को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। किसके द्वारा कम किया जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, किसके द्वारा कम किया जा सकता है। किसके द्वारा कम किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि कम्यूटेटर खंडों के बीच उपयोग की जाने वाली इंसुलेटिंग सामान्य रूप से होती है, ये शुरू में ही बता चुके हैं, क्या होता है, अभ्रक। क्या होता है, अभ्रक। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर ब्रश कंडक्टर के संपर्क में रखे रहते हैं जो कि दक्षिणी ध्रुव के नीचे स्थित होती है, उत्तरी ध्रुव के नीचे स्थित होती है, इंटरपोल क्षेत्र के नीचे स्थित होती है, ध्रुव से सबसे दूर होते हैं। तो कम्यूटेटर पर ब्रश कंडक्टर के संपर्क में रहते हैं। कम्यूटेटर पर ब्रश कंडक्टर के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, इंटरपोलर क्षेत्र के नीचे स्थिति है, ठीक है, नीचे स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि यदि इन ब्रश को मैग्नेटिक न्यूट्रल एमएनए में लाने के लिए डीसी जनरेटर के ब्रश को स्थानांतरित किया जाता है तो मैग्नेटाइजेशन के साथ साथ डीमैग्नेटाइजेशन की स्थिति में होगा। यहां पर एक संतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया है। एक संतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। नेक्स्ट आपका है एक डीसी वेल्डिंग जनरेटर है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसमें से बहुत मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर है डीसी जनरेटर बस बारों से जुड़े होते हैं। डीसी जनरेटर बस बारों से जुड़े होते हैं या केवल अस्थायी स्थिति में तहत फ्लोटिंग कंडीशन डिस्कनेक्ट किए जाते हैं। तो प्राइम मूवर में अचानक लोड से बचने के लिए, शाफ्ट को यांत्रिक झटके से बचने के लिए, स्विच कनेक्ट को जलने से बचाने के लिए
उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? डीसी जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? डमी कॉइल जो होता है इसलिए प्रयोग किया जाता है अचानक अगर लोड बढ़ने या लोड घटने के कारण। ठीक है, तो डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। डमी कॉइल प्रदान किए जाते हैं किस वजह से, किस वजह से किए जाते हैं? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रायः आर्मेचर बना होता है, आर्मेचर बना होता है किसका? सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट आपका है, दिक् परिवर्तक का क्या काम होता है? दिक् परिवर्तक का क्या काम होता है? तो कम्यूटेटर जो होता है वो डीसी को आर्मेचर चालकों की धारा एकत्रित करके दिष्ट धारा में बदलना। ठीक है, तो दिक् परिवर्तक का क्या कार्य होता है? एसी टू डीसी और डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है, ब्रूस तांबे की अपेक्षा कार्बन की अधिक बनाई जाती है क्योंकि तांबे की अपेक्षा क्या होता है? तो कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। कॉपर की तुलना में कार्बन का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है A इक्वल टू पी और वेव वाइंडिंग में A इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोलो की संख्या के बराबर। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से क्या ज्ञात किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ राइट हैंड रूल से क्या ज्ञात किया जाता है? तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा। नेक्स्ट है आपका, एक चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक है। एक चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक है। तो चालक या चुंबकीय फ्लक्स में से एक घूर्णमान होना, रोटेट करना, एक का घूर्णित होना। नेक्स्ट है आपका कि डीसी जनरेटर को चलाने वाले यांत्रिक ऊर्जा स्रोत को प्रायः जाना जाता है किससे? प्राइम मूवर से। किससे जोड़ा जाता है? प्राइम मूवर से। और मैकेनिकल वो कपल्ड होते हैं। स्प्लिट रिंग यानी विभक्त वलय किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्प्लिट रिंग में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तांबा का। किसका किया जाता है? तांबा यानी कॉपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जनरेटर में स्प्लिट रिंग द्वारा प्राप्त आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार की होगी? जनरेटर में स्प्लिट रिंग द्वारा प्राप्त आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार की होगी? किस प्रकार की होगी? तो डिस होगी, क्योंकि स्प्लिट रिंग जो होता है वह चेंज नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ज्या तरंग प्राप्त करने के लिए, साइन वेव प्राप्त करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आर्मेचर में कुंडलियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। 2 स्लिप रिंग आवश्यक है। कुंडली के पोल्स की संख्या में से घूमना होगा, पोल्स की संख्या में से घूमना होगा। कुंडली को अधिक पोल की संख्या में से गुजरना पड़ेगा। कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में से घुमानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ज्या तरंग प्राप्त करने के लिए कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र में से घुमानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर के। किसके? हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर की परिधि पर समरूपता से चुंबकीय फ्लक्स वितरित करने के लिए उपयोग करते हैं क्या किया जाता है? पोल शू का। किसका उपयोग किया जाता है? पोल शू का उपयोग किया जाता है समान रूप से, समरूपता रूप से फ्लक्स को वितरित करने के लिए। डीसी मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध प्रायः होता है, डीसी मशीन के आर्मेचर का प्रतिरोध जो है वो प्रायः कितना रखा जाता है? तो आपका 1 ओम। कितना होता है?
1 ओम। नेक्स्ट है आपका, किसी भी डीसी मशीन जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्तम होता है तब जब फ्लक्स परिवर्तन की दर उच्चतम होती है। जब फ्लक्स परिवर्तन की दर उच्चतम होती है। नेक्स्ट आपका है, एक डीसी मशीन 1 मिनट में 3000 चक्कर काट रही है। एक डीसी मशीन 1 मिनट में 3000 चक्कर काट रही है, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर काटेगी? 1 सेकंड में कितना चक्कर काटेगी? 1 सेकंड में कितना चक्कर काटेगी? आपको कमेंट करके बताना है। 1 सेकंड में कितना चक्कर काटेगी? कितना चक्कर काटेगी? यहाँ पर कितना होगा? ये दिया है कि 1 मिनट में कितना चक्कर काट रही है? 3000। 1 मिनट में कितना चक्कर काट रही है? 3000 चक्कर काट रही है। ठीक है, 1 मिनट में 3000 चक्कर काट रही है। तो 1 सेकंड में, किसमें पूछा है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में तो कितने काटेगी? आपको कमेंट करके बताना है कितना आंसर आएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कितना होगा। सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। मिनट को सेकंड में बदलिए और हल कीजिए। नेक्स्ट आपका है, एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की चाल यदि स्थिर रखी जाए तो दूसरा कारक बताएं जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रभावित करता है। जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रभावित करता है कौन होता है? ब्रशों पर स्पार्किंग। कौन प्रभावित करता है? ब्रश पर स्पार्किंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश का कम संपर्क का क्या कारण हो सकता है? कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश का कम संपर्क का कारण क्या हो सकता है? कम ब्रश संपर्क का कारण क्या हो सकता है? कम ब्रश तनाव, कम ब्रश टेंशन के कारण संपर्क कम हो सकता है। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा जनित्र अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है? वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा जनरेटर है यह? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट और लास्ट है कि आर्मेचर के साथ इंटरपोल किस क्रम में जोड़े जाते हैं? आर्मेचर के साथ इंटरपोल किस क्रम में जोड़े जाते हैं? आर्मेचर के साथ इंटरपोल किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, परंतु जनरेटर में इनकी ध्रुवता इनके आगे वाले पोल के समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसमें जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक बार पुनः देखें और उसको रिवीजन करें। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है।